हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद नेहा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम प्राण का स्केटरी सिस्टम देखेंगे। उसके बाद इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे और ये चैप्टर हमारा खत्म। तो अगर हम प्राण का स्केटरी सिस्टम देखें तो इसमें 3 चीजें होती हैं। पहला, जैसे आप ये देख रहे हैं, एक ब्लेडर जैसी संरचना बनी हुई है जिसको हम एंटीनरी या ग्रीन ग्लैंड कहते हैं। यही इसका मुख्य उत्सर्जी ऑर्गन होता है। इससे जुड़े लेटरल डक्ट होते हैं और लेटरल डक्ट जो होते हैं वो खुलते हैं रीनल सैक में। तो प्राण, जैसा कि हम जानते हैं कि कैसा एनिमल है, एक एक्वेटिक एनिमल है और जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो मोस्टली अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। तो पहले हम जाने कि एक्सक्रीशन क्या होता है। तो जैसे एक्सक्रीशन हम जानते हैं कि जो एक्सक्रीटरी, अगर आप कहेंगे कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को शरीर से बाहर करने की प्रक्रिया को एक्सक्रीशन कहते हैं, तो ये गलत होगा। उसमें एक शब्द ऐड करना होगा, नाइट्रोजन युक्त, क्योंकि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है तो उसे एक्सक्रीशन नहीं कहा जा सकता। यानी एक्सक्रीशन तब कहेंगे जब उसमें क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। तो नाइट्रोजन वेस्ट कंपाउंड को या नाइट्रोजन कंटेनिंग एक्सक्रीटरी कंपाउंड को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया होती है एक्सक्रीशन। तो हमारे शरीर में लगातार 2 वेस्ट प्रोडक्ट बनते रहते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। अलग अलग जीवों में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड अलग अलग होता है, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को सिंपली हम जब सांस छोड़ते हैं उस दौरान हम क्या करते हैं, CO2 को बाहर निकालते हैं। लेकिन नाइट्रोजन को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। तो अलग अलग जीवों में अलग अलग नाइट्रोजनी वेस्ट पदार्थ होते हैं। जैसे सबसे पहले नाइट्रोजन बनता क्यों है या ये वेस्ट आता कहाँ से है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम आवश्यकता से अधिक जब प्रोटीन खाते हैं तो उसका विघटन होता है अमीनो एसिड में, और अमीनो एसिड में उसका विघटन होता है। और जब आवश्यकता से अधिक अमीनो एसिड होता है उसको लीवर के अंदर बदल दिया जाता है अमोनिया में। इस प्रोसेस को कहा जाता है डीएमिनेशन। ये जब अमीनो एसिड को बदला जाता है अमोनिया में तो इसको कहा जाता है डीएमिनेशन। तो डीएमिनेशन के द्वारा क्या होता है, अमीनो एसिड अमोनिया में बदल जाता है। तो जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो विस्तरण के द्वारा क्या करते हैं, इस अमोनिया को बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जो ऐसे एनिमल हैं जो टेरेस्ट्रियल हैं, जिन्हें जल की कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है, तो वो यूरिया के रूप में नहीं बल्कि इस यूरिया को बदलते हैं यूरिक एसिड में। और यूरिक एसिड को बदलने की प्रक्रिया अगर हम देखें हमारी बॉडी में कहाँ होती है, तो यही लीवर इसको बदलते हैं यूरिया में। और ये जो प्रोसेस होता है वो होता है लीवर में। तो अमोनिया को लीवर में बदला जाता है यूरिया में, फिर यूरिया जाती है किडनी में और पानी की मात्रा के साथ इसको बाहर निकाला जाता है जिसको हम कहते हैं यूरिन। और जो एक्वेटिक होते हैं वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, जो टेरेस्ट्रियल होते हैं वो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। और ऐसे जीव जिन्हें पानी की बहुत ही कम मात्रा की आवश्यकता पड़ती है वो बनाते हैं यूरिक एसिड। यूरिक एसिड क्या होता है, इसको डिस्चार्ज करने के लिए बॉडी से बहुत ही कम मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी, यानी इसको हम सेमी सॉलिड फॉर्म में भी बाहर शरीर से निकाला जा सकता है। तो किनको पानी बहुत कम उपलब्ध हो पाता है, जो बर्ड्स होती हैं, जो रेप्टाइल्स होती हैं, स्नेक होती हैं, तो उनमें आप देखते हैं कि उनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, यानी जो टेरेस्ट्रियल होते हैं वो तो यूरिन डिस्चार्ज करते हैं, लिक्विड के रूप में यूरिया को डिस्चार्ज करते हैं। लेकिन जो ऐसे एनिमल होते हैं जो पानी कम पीते हैं या पानी कम उपलब्ध हो पाता है वो यूरिक डिस्चार्ज करते हैं, यूरिक एसिड। और किस फॉर्म में, सेमी सॉलिड फॉर्म में डिस्चार्ज करते हैं। तो जैसे कि आप देखते होंगे चाहे वो छिपकली हो चाहे सांप हो, तो उनका जो फीकल मैटर होता है और जो उनका यूरिक एसिड होता है वो दोनों एक साथ डिस्चार्ज करते हैं। तो यानी जो ऐसे एनिमल, जैसे आप अपने घर में छिपकली वगैरह देखते होंगे, तो वो अपना फीकल मैटर यानी जो डाइजेस्टिव वेस्ट होता है और जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है यानी कि यूरिक एसिड, दोनों एक ही साथ डिस्चार्ज करते हैं। तो उनका आप देखेंगे तो ब्लैक जो रहता है वो उनका फीकल मैटर रहता है और जो उसके ऊपर व्हाइट लगा होता है वो यूरिक एसिड होता है।
तो यूरिक एसिड आप देखते हैं सेमी सॉलिड फॉर्म में डिस्चार्ज करते हैं। तो ये फीकल मैटर और अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट दोनों एक ही साथ डिस्चार्ज करते हैं और दोनों ही सेमी सॉलिड कंडीशन में होता है। तो इस तरीके से एक्सक्रीशन होता है। तो प्राण की बात करें तो प्राण में भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, यूरिया होता है। तो यहाँ इसके पास बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गन नहीं पाए जाते। सॉरी, इसका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो अमोनिया होता है, और अमोनिया को सिंपली ब्लड से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं होता, लेकिन फिर भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं वो कैसे काम करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया, इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम में 3 अंग मिल करके एक साथ कार्य करते हैं। पहला है हमारा, ये जो देख रहे हैं ये 2 क्या होते हैं, रीनल ग्लैंड होते हैं। रीनल ग्लैंड। अब अगर हम रीनल ग्लैंड ही देखें तो फिर रीनल ग्लैंड में भी 3 पार्ट होते हैं। रीनल ग्लैंड, एक होता है इसका ब्लेडर, ये पार्ट हम देख रहे हैं। दूसरा होता है इंड सैक, जो ये यहाँ पर हम देख रहे हैं। और तीसरा होता है लेब्रिंथ। लेब्रिंथ। तो लेब्रिंथ क्या होता है, ये वाला पार्ट इसका क्या कहलाता है, लेब्रिंथ कहलाता है। तो 3 पार्ट हो गए, इंड सैक हो गया, ब्लैडर हो गया और लेब्रिंथ हो गया। लेब्रिंथ हो गया। और जो ब्लेडर होता है, जो रीनल ग्लैंड का ब्लेडर होता है, वो किसमें खुलता है, लेटरल डक्ट। और ये दोनों लेटरल डक्ट जोड़ करके बनाते हैं ट्रांसवर्स कमिश्यूअर। ट्रांसवर्स कमिश्यूअर। और ये दोनों लेटरल डक्ट फाइनली जाकर किसमें खुल जाते हैं, रीनल साइड। तो यहाँ पर रीनल डक्ट हो गया पहला। दूसरा बात करें लेटरल रीनल ग्लैंड, दूसरा हो गया लेटरल डक्ट। और तीसरा होता है रीनल सैक। तो रीनल ग्लैंड जो होता है पेयर होते हैं, लेटरल डक्ट भी पेयर होते हैं, लेकिन जो लेटरल सैक होता है वो क्या होता है, केवल एक ही होता है। तो यहाँ हम इसी चीज को सेक्शन में देख रहे हैं समझने के लिए कि इंड सैक क्या होता है। तो अगर इंड सैक आप देखेंगे तो यहाँ पर जो ये पोर्शन हमने बनाया है ये क्या है, इसका इंड सैक है। और ये इसके जस्ट बाहर वाला पोर्शन कौन सा है, ये है इसका लेब्रिंथ वाला पोस्टर है। और इसी लेब्रिंथ वाले पोस्टर से फिर इसके बाहर यहाँ पर जुड़ा होता है ब्लैडर। इस तरीके से यहाँ पर ये 2 ब्लैडर बने होते हैं इस तरीके से। तो इसमें 3 पार्ट होते हैं, इंड सैक, लेब्रिंथ और ये ब्लेडर। ये तीनों किसके पार्ट हो गए, रीनल ग्लैंड के। तो इंड सैक जो होता है वो एक ओपनिंग द्वारा किसमें खुलता है, लेब्रिंथ में खुलता है। और लेब्रिंथ जो है वो कई ओपनिंग के द्वारा ब्लैडर के अंदर खुलता है। तो अगर इंड सैक की हम संरचना देखें तो इंड सैक जो होता है वो 2 मेम्ब्रेन से बना होता है। और बीच बीच में कुछ कोशिकाएं उभर करके क्या बना लेती हैं, सेप्टा बना लेती हैं। और बीच में यहाँ क्या होता है, ब्लड से भरी एक कैविटी होती है जिसको हम कहते हैं ब्लड लेकुनी। ब्लड लेकुनी। तो ब्लड लेकुनी क्या होती है, ब्लड से भरी एक कैविटी होती है। फिर उसके बाद हम इंड सैक की लेब्रिंथ के अंदर जाएंगे तो लेब्रिंथ के अंदर देखेंगे कि हमें क्या होती है, कई सारे स्केटरी डक्ट दिखाई देती हैं। स्केटरी डक्ट दिखाई देती हैं। ये एक्चुअली में स्केटरी डक्ट इस तरीके से होती है, काफी कॉइल्ड होती हैं, इसके अंदर होती है। लेकिन जब सेक्शन काटते हैं तो इस तरीके से हमें दिखाई देती है, यानी ऊपर से केवल इस तरीके से सर्कुलर उसका पार्ट दिखाई देता है। तो जब इसमें ब्लड की सप्लाई आती है, ब्लड लेकुनी में ब्लड भरता है, और इसकी जो ये कोशिकाएं होती हैं इंड सैक की, वो क्या कर लेती हैं, अमोनिया को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और अमोनिया को एब्जॉर्ब करने के बाद इस ओपनिंग के द्वारा कहाँ भेजती हैं, इंड सैक में भेजती हैं। तो इंड सैक में जो अमोनिया और जल का मिश्रण आता है उसकी स्केटरी कोशिकाएं, जैसे फिर हमारे शरीर के अंदर होता है
रीअब्जॉर्प्शन होता है, सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है, उसी तरीके का प्रोसेस फिर यहाँ के भी स्केटरी डक्ट में होता है। यानी फाइनली क्या किया जाता है, अमोनिया को बाहर निकाला जाता है और अमोनिया के साथ ब्लड के द्वारा जो क्षरण करके आवश्यक पदार्थ आ जाते हैं उनको फिर से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो इस तरीके से इसमें क्या होता है, एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है, यानी कि ब्लड लेकुनी के अंदर ब्लड आता है, इसके द्वारा इसके अंदर भी ब्लड की सप्लाई होती है। तो जिसके द्वारा ब्लड की सप्लाई यहाँ पर भी होती है, लेब्रिंथ के अंदर भी होती है, और लेब्रिंथ के अंदर क्या होते हैं, स्केटरी डक्ट होते हैं। और स्केटरी डक्ट में उसी तरीके का प्रोसेस होता है जैसे कि हमारे अंदर नेफ्रॉन में होता है, जिसके द्वारा अल्टीमेटली क्या होता है, शरीर से अमोनिया को बाहर निकाला जाता है और ब्लड के आवश्यक तत्व जो स्केटरी डक्ट में आ जाते हैं वो फिर क्या हो जाते हैं, रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इस तरीके से इसके स्केटरी सिस्टम में आपको बस याद रखना है कि कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं और कितने पाए जाते हैं। तो ये काफी कम इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद आइए हम इसका क्या देखते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्राण का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जो प्राण होता है वो डायोसियस होता है। डायोसियस का मतलब क्या होता है कि इसमें मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। डायोसियस होता है। और दूसरा इसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है, इसका क्या मतलब है कि मेल और फीमेल को हम बाहर से ही देख करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, तो जो मेल होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है फीमेल की तुलना में। तो पहला पॉइंट है कि मेल जो होता है बिगर होता है देन फीमेल। अगर दूसरा पॉइंट देखें तो जो सेकंड चिलेट लेग होता है वो मेल में जो होता है ज्यादा स्ट्रांग होता है। सेकंड चिलेट लेग जो होता है स्ट्रॉन्गर होता है इन मेल। तो जिसमें बड़ा होगा स्ट्रांग होगा वो क्या होगा, मेल होगा। और तीसरा पॉइंट हम जेनाइटल ऑर्गन के भी देख सकते हैं कि जो मेन जेनाइटल ऑर्गन होता है, मेन जेनाइटल ओपनिंग होती है वो कहाँ होती है, फिफ्थ सेगमेंट पे होती है, यानी फिफ्थ कॉक्सा के सेगमेंट पे होती है। फिफ्थ कॉक्सा, सॉरी, यानी कि कॉक्सा ऑफ फिफ्थ वॉकिंग लेग, कॉक्सा ऑफ फिफ्थ वॉकिंग लेग। लेकिन अगर इसके पांचवें लेग पर हमें क्या दिखाई देती है, ओपनिंग दिखाई देती है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, मेल होगा। लेकिन अगर इसके हमें थर्ड लेग पर कोई छिद्र दिखाई देता है तो वो क्या होगी, फीमेल होगी। तो जो फीमेल जेनिटल ओपनिंग होती है वो कहाँ होती है, कॉक्सा ऑफ थर्ड वॉकिंग लेग। तो इस तरीके से इन तीन के द्वारा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन मेल है और कौन फीमेल है। तो आइए हम मेल और फीमेल में देखते हैं। तो मेल और फीमेल का दोनों का ही स्ट्रक्चर जो होता है सिंपल है, कुछ याद करने लायक नहीं है। जैसा हम नॉर्मली सब में पढ़ते हैं, टेस्टीज होता है, वास्ट डिफरेंस होता है, उसी तरीके से इसमें भी पाया जाता है। तो इसमें भी क्या होता है, टेस्टेज की संख्या 2 होती है। नॉर्मली बस इतना याद कर लेना है कितना टेस्टेज होता है, क्योंकि किसी किसी में क्या होता है एक टेस्टेज भी पाया जाता है। तो इसमें कितने टेस्टेज होते हैं, 2 होते हैं। इस तरीके से टेस्टेज के बीच की जो गैप होता है वो बहुत कम होता है। इस तरीके से 2 टेस्टेज इनके पास पाए जाते हैं। और फिर टेस्टिस से क्या निकलता है, वास्ट डिफरेंस निकलता है। तो इसके टेस्टिस से भी वास्ट डिफरेंस निकलता है। और टेस्टिस के पास क्या होता है, ये बहुत ही कॉइल्ड रूप में होता है। जब टेस्टिस के पास से निकलता है तो क्या होता है, बहुत ही कॉइल्ड रूप में होता है। फिर आगे जाकर के क्या हो जाता है, ये सीधा हो जाता है।
इसी तरीके से यहाँ से भी जब निकलेगा क्या होगा, कॉइल्ड रूप में होगा। लेकिन जब निकलेगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। और सीधा होने के बाद मेल जेनिटल ओपनिंग के द्वारा कहाँ खुलेगा, बाहर खुलेगा। और मेल जेनिटल ओपनिंग में खुलने से पहले ये क्या बनाता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है जो कि स्पर्म को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। यानी यहाँ पर इसके अंदर क्या आ जाएगी, हल्की सी स्वेलिंग टाइप की आ जाएगी जस्ट खुलने से पहले। तो उसको हम क्या नाम देते हैं, वास्कुलर सेमाइनेलिस। वास्कुलर सेमाइनेलिस। अब ये उस वास्कुलर सेमाइनेलिस अब कहाँ खुलती है, ओपनिंग के द्वारा बाहर खुलती है। और ये ओपनिंग हमको कहाँ देखने को मिलेगी, जो फिफ्थ वॉकिंग लेग है उसकी जो कॉक्सा सेगमेंट होता है वहां पर। यानी जो इसका फिफ्थ वॉकिंग लेग होता है उसका जो सेगमेंट होता है, हमें वहां पर सेगमेंट में बाहर से ये ओपनिंग दिखाई देती है। इसको और अच्छे से बना देते हैं। यानी बाहर ये जहाँ फिफ्थ जो वॉकिंग लेग है ये क्या है, उसका कॉक्सा है। ठीक इसी तरीके से उस कॉक्सा के और भी सेगमेंट होंगे। तो जो कॉक्सा होती है, कॉक्सा यानी सबसे पहला सेगमेंट होता है, उस सेगमेंट पर हमें बाहर से ही ओपनिंग दिखाई देती है। तो इसी तरीके से सेम यहाँ भी होगा, वेस्कुलर सेमाइनेलिस होगी। वेस्कुलर सेमाइनेलिस जो होती है वो बाहर खुलती है, ये बाहर से इस सेगमेंट पे हमें दिखाई देगा। इस तरीके से, और बाकी इसके सेगमेंट भी इधर रहेंगे। तो इस तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में देखें तो दो टेस्टिज होती है, दो वासा डिफरेंस होते हैं, दो वेस्कुलर सेमाइनेलिस होते हैं। टेस्टिज के अंदर क्या होगा, टेस्टिज के अंदर हम जानते हैं, टेस्टिज किसी का भी हो, ढेर सारे किसके बना होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का बना होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का बना होता है। और अगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की संरचना देखिए तो इसके सबसे बाहर क्या होती है, जब सबसे बाहर जो इपिथेलियल की लेयर होती है उसको हम कहते हैं जर्माइनल एपिथेलियम। ये ओवरी में भी होता है और ये टेस्टिज में भी होता है। जर्माइनल एपिथेलियम या जर्मिनल एपिथेलियम या जर्म सेल, इसी को टेस्टिज के अंदर ये जब होता है तो इसको कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम। क्या बोलते हैं इसको, स्पर्मेटोगोनियम। और इस स्पर्मेटोगोनियम की जो कोशिका होती है उसमें होता है माइटोसिस डिवीजन, सॉरी मियोसिस होगा क्योंकि स्पर्म बनाना है, मियोसिस डिवीजन होगा। और क्या बनेंगे, स्पर्म बनेंगे। स्पर्म बनने का प्रोसेस क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। फिर जब टीएस का सेक्शन काटते हैं तो टीएस के सेक्शन के अंदर हमें ऐसे ढेर सारी क्या दिखाई देती हैं, सेमीफेरस ट्यूब्यूल दिखाई देती हैं, जो कि कनेक्टिव टिश्यू में क्या होती है, ढकी रहती है, ये कनेक्टिव टिश्यू में गड़ी रहती है। फिर टीएस ऑफ टेस्टिस अगर करते हैं तो हमें इस तरीके की संरचना दिखाई देती है। क्या दिखाई देता है, सेमिनिफेरस टिप्यूल दिखाई देता है। सेमिनिफेरस टिप्यूल क्या होता है, एक सिंगल लेयर से ढकी होती है, सिंगल लेयर की बनी होती है। इस सिंगल लेयर को हम क्या करते हैं, स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं। और अंदर हमें क्या दिखाई देता है, डेवलपिंग स्पर्म दिखाई देते हैं। तो अगर इसकी स्पर्म की बात करें तो इसकी स्पर्म जो होता है उसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है, हेड जो होता है गोलाकार होता है और एक राउंडेड टेल जैसी संरचना पाई जाती है। ये बाहर का प्रोजेक्शन क्या होता है, ये क्या होता है, प्रोजेक्टेड होता है, कोनिकल होता है, तो इसी को हम टेल मान लेते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस पाया जाता है। ये संरचना होती है इसकी स्पर्म की। तो जब यहाँ पर स्पर्म आता है वेस्कुलर सेमिनाइलिस में, तो यहाँ भी कुछ तरल निकलता है जिससे सभी स्पर्म क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। और जब सभी स्पर्म जुड़ करके एक बंडल बना लेते हैं तो उसको हमने नाम बताया था, क्या देते हैं नाम, स्पर्मेटोफोर का नाम देते हैं। तो इस सभी स्पर्म को एक साथ ही रिलीज करने के लिए यहाँ पर क्या बना दिया जाता है, स्पर्मेटोफोर बना दिया जाता है। और इस छिद्र के द्वारा सभी स्पर्म को एक साथ रिलीज कर दिया जाता है। अब अगर फीमेल का देखें तो फीमेल की संरचना भी आसान होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की।
तो इसमें भी क्या होते हैं, सिंपली दो ओरी होता है जो ओरी डक्ट के द्वारा कहाँ खुलते हैं, बाहर। तो यहाँ पर फिफ्थ वर्किंग लेग पर होगा, वहां ओपनिंग कहाँ होगी, थर्ड वर्किंग लेग पर। तो इसी तरीके का सिंपल उसकी भी संरचना होती है। दो ओरी होते हैं, दोनों इस तरीके से आपस में जुड़े होते हैं, और ये बाहर से इस तरीके से ये दानेदार दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से क्या हो गई, इसकी ओवरी हो गई। ओवरी से क्या बाहर आएगा, ओवी डक्ट बाहर आएगा। तो यहाँ पर चौड़ा होता है, फिर आगे जाकर के पतला हो जाता है। इसी तरीके से ये भाग थोड़ा सा यहाँ स्वेल होगा और धीरे धीरे तो ये भी यहाँ पर क्या होगा, चौड़ा होगा, फिर यहाँ जाकर के पतला हो जाएगा इस तरीके से। और ये अल्टीमेटली कहाँ खुलेंगे, थर्ड वॉकिंग लेग के कॉक्सा। जो थर्ड वॉकिंग लेग है उसके कॉक्सा पर ही बाहर की तरफ खुलेंगे। इस तरीके से। तो ये क्या हो गया, फीमेल जेनाइटल ओपनिंग हो गई, फीमेल जेनाइटल ओपनिंग। और ये हमारा क्या है, मेल जेनाइटल ओपनिंग। अब इसके बाद क्या होगा, इसके अंदर क्या बनते हैं, ओवरी है, ओवरी के अंदर भी जेमिनल एपिथेलियम होंगे, जिसको हम कहते हैं oogoनियम कहते हैं। और oogoनियम से क्या बनेगा, ओवम बनेंगे। ओवम और स्पर्म के बीच में फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, तो जो मेल होता है वो फीमेल का जो थर्ड वर्किंग लेग है उसी के पास अपने स्पर्मेटोफोर को रिलीज कर देता है। और फीमेल भी क्या करती है, अपने 200 से 300 अंडे क्या करती है, इस फीमेल जेनिटल पोर के द्वारा वही रिलीज कर देती है। यानी मेल क्या करता है, जहां फीमेल का जेनिटल ओपनिंग होता है जस्ट उसी के पास, यानी इसी के पास क्या करती है, अपने स्पर्म को रिलीज कर देता है मेल। और फीमेल किसको रिलीज करती है, अपने ओवम को। दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो लगभग 200 से 300 क्या बनते हैं, फर्टिलाइज एग बनते हैं, जो कि अल्टीमेटली किस में डेवलप हो जाते हैं, एडल्ट प्रॉन में। डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट होता है, कोई भी लार्वा नहीं बनता। जब कोई लार्वा नहीं बनता तो उसको कहा जाता है डायरेक्ट डेवलपमेंट। अब पूछा जाए यहाँ फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, तो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक्सटर्नल होता है और क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। तो अगर ये डायोसियस है यानी कि यूनिसेक्सुअल है तो इसमें क्रॉस तो होगा ही। और फर्टिलाइजेशन इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, तो देख रहे हैं बॉडी के बाहर हो रहा है, तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया कैसी हो रही है, एक्सटर्नल हो रही है। तो इतनी चीजें आपको प्राण के बारे में याद रखना है। बाकी इसके डेवलपमेंट में कोई टॉपिक नहीं है। इसके बाद बस इतना ही याद रखना है, इसका मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और आज ये चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद हम मोलस्का का जनरल कैरेक्टर देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे, और फिर उसके बाद पाइला का डिटेल में स्टडी करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।